नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। इसका नाम है शुभेंदु मुखर्जी और आज हम डिस्कस करने वाले हैं MCQs ऑफ इंडियन ज्योग्राफी। जी हाँ, ये एक प्रैक्टिस सेट 7 हो जाएगा हमारा। इंडियन ज्योग्राफी की हमारी पूरी ज्योग्राफी की एक सीरीज चल रही है जिसके अंदर हम लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। तो ये इसका 7th एडिशन है और आज खास बात है, आज हम बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs ऑफ इंडियन ज्योग्राफी। और ये जो सेशन है आपके लिए यूजीसी नेट वालों के लिए भी और SSC वालों के लिए भी, यूपीएससी वालों के लिए भी, या तमाम जितने भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन है जहाँ पर ज्योग्राफी आती है वहाँ से आए हुए क्वेश्चंस हैं। और देखते हैं चलिए आप कितना जानते हैं स्टैटिक ज्योग्राफी के बारे में। जो स्पेसिफिकली यूजीसी नेट ज्योग्राफी होती है उसके अंदर तो बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन आज मैं बात करने वाला हूँ उन क्वेश्चंस के बारे में जो क्वेश्चंस बार बार आते हैं, जो क्वेश्चंस इंडियन ज्योग्राफी से कई बार आते हैं। देखते हैं आप कितना जानते हैं उसको। तो स्टार्ट करेंगे हम। ये इसका 7th एडिशन है। अगर आप पूरे एडिशन देखना चाहते हैं, पूरी प्लेलिस्ट देखना चाहते हैं तो उसको मैं आई बटन में लगा दूंगा, आप देख लीजिएगा। तो ये इसका 7th एडिशन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मेरे बारे में बता दूं, मेरा नाम शुभेंदु मुखर्जी है। मैं यूजीसी नेट क्वालिफाइड हूँ। मैं फॉर्मर ज्योग्राफी ट्रेनर था अनअकैडमी पर और KBEDU पर। मोर देन 2 ईयर्स का मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है। मैं एक प्रोफेशनल वॉइस आर्टिस्ट भी हूँ। और अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो इन सारे सोशल हैंडल्स पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। ऑलराइट गाइस, हमारे यूजीसी नेट ज्योग्राफी का एक बैच चल रहा है, ऑनलाइन बैच चल रहा है और हमने इसको 5 अगस्त से स्टार्ट कर लिया था। अगर आप इसमें एनरोल होना चाहते हैं आप हो सकते हैं। विदाउट हाई स्पीड इंटरनेट आप कभी भी वीडियोस देख सकते हैं और आपको साथ में PDF भी मिलेगा और मॉक टेस्ट भी मिलेगा। साथ में हम लोग रिवीजन भी करते हैं और डिस्कशन भी करते हैं। तो इसका रिस्पांस काफ़ी अच्छा है। काफ़ी सारे लोग आप में से ही जुड़ गए हैं। जितने भी व्यूवर्स आज देख रहे हैं आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इस बैच में जुड़े हुए हैं यूजीसी नेट ज्योग्राफी के। और सही बात है, इट्स टाइम टू स्टडी आपको कर लेनी चाहिए क्योंकि एग्जाम तो कभी ना कभी होके रहेगा। आप जब एग्जाम होगा तब प्रिपरेशन स्टार्ट ना करें, क्योंकि अब जो एग्जाम होगा उसकी कंपटीशन लेवल बहुत ज़्यादा होगी, कट ऑफ ज़्यादा जाएगी। तो अच्छा यही कि एडवांस में हम लोग पढ़ाई स्टार्ट कर दें। तो इसके लिए आपको उसमें डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म मिलेगा, उसको आप फिलअप कर सकते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं कि भाई वीडियोस कैसे चलते हैं तो आपको एक लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, उसको आप क्लिक करके देख सकते हैं। सारे वीडियोस हमारे चलेंगे गूगल ड्राइव पे। तो कोई भी ऐसा नहीं कि आपको लाइव में पढ़ना है या आपको डेटा बचाना है या आपको एक फिक्स टाइम पे आना है। आप अपने सहूलियत के हिसाब से, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आपके मन से आवाज़ आती है कि मैं यूजीसी नेट ज्योग्राफी कर सकता हूं, तो आप इस बैच में एनरोल कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। पेमेंट फैसिलिटी हमने रखी है, इंस्टॉलमेंट भी इसके अंदर हमने रखा है। ऑलराइट, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है शुभेंदु नेट ज्योग्राफी। मैं चाहूंगा आप सब लोग उसको ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि यहाँ पे आपको क्लास PDF पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के मिलते हैं। पेपर 2 में आपको ज्योग्राफी का मिलता है और पेपर 1 के अंदर आपको जो भी हम लोग पेपर 1 के टॉपिक्स कवर कर रहे हैं वो मिलता है। इसका नाम है शुभेंदु नेट ज्योग्राफी। ये इसकी चैनल DP है। इसके अलावा हमारा यूजीसी नेट ज्योग्राफी वालों के लिए एक इंटरेक्टिव ग्रुप है। इसमें अगर आप जुड़ना चाहते हैं, अगर आप ज्योग्राफी के एस्पिरेंट हैं, यहाँ पे आपको डेली टास्क मिलते हैं, यहाँ पे डाउट डिस्कशन होता है और आपको एक फन वे के अंदर यहाँ पे पढ़ाई होती है। इसमें आपको ज्वाइन करने के लिए मुझे आपको इस नंबर पे मैसेज करना है और बोलना है कि सर आप मुझे इंटरैक्टिव ग्रुप में ऐड कीजिए। ऑलराइट, और गाइज आपको पता होगा हमारे वीडियोस के अंदर कुछ नए एलिमेंट्स हम डालते हैं। जैसे जो भी हम डेली टास्क करते हैं उसको रिडल्स कहा जाता है और रिडल्स को मैं हर रोज आपको अपने इंटरैक्टिव ग्रुप के अंदर देता हूं। और फिर उसके जो नाम हैं, जो भी इसको परफॉर्म कर रहे हैं, जो भी इसको अटेम्प्ट कर रहे हैं, रिस्पॉन्स दे रहे हैं, उन सबके नाम मैं यहाँ पर मेंशन भी करता हूँ। जो लोग रिस्पॉन्स दे रहे हैं उससे पता पड़ता है कि भाई कितने लोग सीरियस हैं। तो उसके अंदर एक चीज़ और ऐड हुई है। अब मैं एक सेक्शन और स्टार्ट कर रहा हूँ रिक्वेस्टेड क्वेश्चन का। तो उसमें आप मुझे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं और वो क्वेश्चन अगर मुझे लगता है समझाने लायक है तो उसको इस वीडियो के अंदर मैं फीचर करूंगा और मैं ये भी बताऊंगा आगे से कि ये क्वेश्चन किसने पूछा है। तो इससे आपका सबका फायदा हो रहा है, आपका भी फायदा हो रहा है। क्वेश्चन जो है उसको एक ढंग से यहाँ पे बताने की कोशिश की जाएगी। तो इस वीडियो के अंदर भी एक रिक्वेस्टेड क्वेश्चन है जो शुभजीत ने पूछा है, हमारे ही स्टूडेंट हैं यूजीसी नेट ज्योग्राफी बैच के। उसको हम यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और वीडियो के एंड में आपको मिलता है क्वेश्चन ऑफ द डे। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना है। आपको वीडियो के अंदर क्वेश्चन ऑफ द डे मिल रहा है, रिडल मिल रही है, इसके अलावा रिक्वेस्टेड क्वेश्चन भी है और एक वीडियो का पूरा कंटेंट मिल रहा है। तो बहुत सारी चीजें आपको एक ही वीडियो के अंदर मिल रही हैं। तो आप पूरा वीडियो एंड तक देखिए, वीडियो को क्विट ना करें। ऑलराइट, तो हमने अपने टेलीग्राम चैनल के अंदर ये रिडल दी थी। लेटेस्ट रिडल हमारी ये है और बेसिकली क्या है, इस रिडल का मोटिव ये है कि मैं आपको एक पिक्चर दे दूं और पिक्चर देख के आप आइडेंटिफाई कर पाए। अब ये जो है आप देखो, एक फॉरेस्ट की फोटो है और मैंने पूछा है कि आपको बताना है कि भी ये कौन सा फॉरेस्ट टाइप है और अगर ये फॉरेस्ट टाइप आपको पता है तो उसमें फिर कौन सी सॉइल मिलती है। तो इस तरह की वेजिटेशन को देख के कोई भी बता सकता है कि भी ये एक कॉनिफॉरेस्ट वेजिटेशन है, यानी कि एक कॉनिफॉरेस्ट फॉरेस्ट है। तो अब सॉइल की बात की जाए तो यहाँ पे तुंद्रा सॉइल नहीं होगा, माउंटेन सॉइल नहीं होगा, ये पॉडजॉल सॉइल होगा। ठीक है, कॉनिफॉरेस्ट सॉइल फॉरेस्ट के साथ हमेशा आपको पॉडजॉल सॉइल एसोसिएटेड होती है। जैसे अगर वीट एंड राइस की कल्टीवेशन की बात करें तो वहां पर हम देखते हैं हमेशा वहां पर एलिवल सॉइल देखने को मिलती है। ठीक है, इसी तरह से कॉनिफॉरेस्ट वेजिटेशन जहां पर है वहां पर आपको पॉडजॉल सॉइल देखने को मिलेगी क्योंकि कॉनिफॉरेस्ट वेजिटेशन पॉडजॉल सॉइल के अंदर होती है। तो इसका आंसर हो गया सी। इसी तरह से देखो, आपने एक फोटो देखकर आपने दो चीजें आइडेंटिफाई कर ली कि पहली बात तो ये वेजिटेशन है, ये कॉनिफॉरेस्ट है, उसके बाद कॉनिफॉरेस्ट वेजिटेशन जो होती है वो पॉडजॉल सॉइल के अंदर होती है। ठीक है,
इस तरह से दिखती है कुछ हमारी पॉटजॉल सॉइल, और ये बेसिकली हाईली एसिडिक होती है और हाईली ब्लीच्ड भी होती है। ब्लीच आप देखेंगे, ये जो आप इलाका देख रहे हैं ये इसका व्हाइटिश कलर का इलाका है। टॉप सॉइल के बाद आप देखेंगे यहाँ पर एक व्हाइटिश कलर देखने को मिलता है, इसी को ब्लीचिंग कहा जाता है। यहाँ पर एक डार्क ऐश ग्रे कलर का एक कलर होता है। तो पॉटजॉल सॉइल की एक खासियत है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ऑलराइट, देखते हैं किन किन लोगों ने सही जवाब दिए थे। दिलजीत ने इसका तूंद्रा दिया है, ये गलत है। शुभजीत ने सही दिया है, मोहम्मद फैजल ने गलत दिया है, वर्षा ने सही दिया है, उसके बाद अर्पिता ने गलत दिया है, इसका आंसर सी होगा। अंकित यादव गलत, लक्ष्मी ने सही दिया है, जया मिश्रा ने तूंद्रा गलत कहा है, माँ श्वेता ने सही दिया है, उसके बाद आलिया ने सही दिया है, सूरज गुप्ता ने गलत कहा है, स्वीटी शर्मा ने सही दिया है, अलका ने सही दिया है, उसके बाद नीवा कुमारी ने सही दिया है, मेघा जैन ने सही दिया है, रोजी ने सही दिया है, मिनी रस्तोगी, पिंटू दे, मनीषा रामोला और ज्योति चक्रवर्ती, मोइन खान इन्होंने सही दिया है, और पायल कौशिक, सुष्मिता हल्दर और निधि गुप्ता। तो काफी सारे लोगों ने सही जवाब दिया। सी इसका आंसर है, कोनिफरस वेजिटेशन है ये, और इसमें जो सॉइल आएगी वो पॉटजॉल सॉइल आएगी, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो इस तरह की रिडल आपको मिलती है। अगर आप इसमें जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करेंगे, आप मुझे बोलेंगे कि सर आप मुझे इस इंटरैक्टिव ग्रुप के अंदर ऐड कीजिए। ऑलराइट, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं क्विज, और क्विज का फॉर्मेट वही रहेगा, क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन को मैं आपके लिए पढ़ दूंगा आपकी सहूलियत के लिए, और फिर एक टाइमर चलेगा 20 सेकंड का, और इस टाइमर के अंदर ही आपका जवाब देना है। टाइमर खत्म होने के बाद मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा, और एक्सप्लेनेशन के बाद जहां जरूरत होगी वहां पे आपको विजुअलाइजेशन के साथ एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट। क्वेश्चन नंबर 1 आ रहा है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 1 है, द पैठान या जायकवादी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है वो जापान की हेल्प से बना है, और वो कौन सी नदी पर है? टाइमर मैंने स्टार्ट कर दिया, बताइए। ABCD क्या होगा बताइए। पैठान या इसको दूसरा नाम है जायकवाड़ी। ठीक है, ये एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है और ये जापान की मदद से बना है। ये कौन सी रिवर पर है बताइए, कमेंट कीजिए फटाफट से। ऑलराइट, समाप्त दोस्तों, उसका सही आंसर होगा सी, गोदावरी। यहाँ पे आप देखेंगे ये जायकवाड़ी है और यही हमारी गोदावरी रिवर है, यहाँ से जो जा रही है। ठीक है, इसको पैठान भी कहा जाता है, ये गोदावरी पर है। तो यहाँ से क्वेश्चंस यूजीसी नेट से भी आते हैं और कॉम्पिटेटिव से भी आते हैं कि भाई कौन सी नदी के अंदर कौन सा डैम है। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे गोदावरी के ऊपर और कौन कौन से डैम्स हैं, यहाँ पे देखेंगे 1 से लेकर 15 तक है। ये जो 10वें नंबर का आप देख रहे हैं पैठान, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये जो है ये पैठान डैम है। इसके अलावा और भी आप डैम्स देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको और भी डैम मिल जाएंगे। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 2, द परसेंटेज ऑफ इरिगेटेड लैंड इन इंडिया इज अबाउट, बताइए क्या होगा। क्राइमर मैंने स्टार्ट कर दिया है, इरिगेटेड लैंड का परसेंटेज इंडिया में कितना है बताइए, क्या होगा इसका आंसर। ऑलराइट, समाप्त दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि इरिगेटेड लैंड होता क्या है। भाई वो लैंड जो वेल इरिगेटेड है विद द हेल्प ऑफ कैनाल्स या ट्यूबवेल्स या मोटर की वजह से, जो रेन फेड नहीं है, जो भी फार्म लैंड जो कैनाल्स की मदद से या पंप सेट्स की मदद से या ड्रिप इरिगेशन की मदद से जो इरिगेटेड है, जो रेन फेड नहीं है, उसको हम इरिगेटेड लैंड कहते हैं। तो इंडिया के अंदर ये जो आंकड़ा है वो 35% है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 3, द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ पेनिसुलर इंडिया दैट इज कन्याकुमारी इज, आपको बताना है। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, नॉर्थ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, साउथ ऑफ इक्वेटर, साउथ ऑफ कैप्रिकॉर्न या नॉर्थ ऑफ इक्वेटर। बताइए क्या होगा। मैप बेस्ड क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आपने देखा होगा कई बार यूजीसी नेट में भी आते हैं, लेकिन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में तो आपको देखने को ही मिलेंगे। बताइए क्या होगा। ऑलराइट, समाप्त दोस्तों, उसका सही आंसर होगा डी, नॉर्थ ऑफ इक्वेटर। यहाँ पे आप देखेंगे ये टॉपिक ऑफ कैंसर है 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ, उसके बाद 0 डिग्री पे इक्वेटर है। ये इंडियन लैंड मास है। यहाँ पे आप देख रहे हैं इसका सदर मोस्ट पॉइंट जो है इंडियन लैंड मास में वो है कन्याकुमारी, और वैसे बात की जाए तो फिर वो इंदिरा पॉइंट है। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि भाई ये जो कन्याकुमारी है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नॉर्थ में है या कैप्रिकॉर्न के साउथ में, कहाँ पर है। तो ये नॉर्थ ऑफ इक्वेटर है, इक्वेटर है इसके नॉर्थ में। इसके अलावा जो भी ऑप्शन है आप यहाँ पे देखेंगे, साउथ ऑफ इक्वेटर नहीं हो सकता, ठीक है, साउथ ऑफ कैप्रिकॉर्न भी नहीं हो सकता, नॉर्थ ऑफ कैंसर नहीं हो सकता। तो उसका आंसर है नॉर्थ ऑफ इक्वेटर, इक्वेटर के नॉर्थ में। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा नॉर्थ में, ये बात आपको ध्यान रखनी है, उत्तर दिशा में। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 4, द पास लोकेटेड एट द सदर्न एंड ऑफ नीलगिरी हिल्स इन इंडिया इन साउथ इंडिया इज कॉल्ड। बताइए, नीलगिरी हिल्स का जो एंड है, जो टिप है, वहां पे कौन सा पास है बताइए। ABCD कमेंट कीजिए फटाफट से, क्या होगा। ऑलराइट, समाप्त दोस्तों, उसका सही आंसर होगा पलघट गैप। यहाँ पे आप देखेंगे मैप के अंदर, देखो यहाँ जो आप देख रहे हैं ये नीलगिरी हिल्स है। ठीक है,
ये यहाँ पर बिल्कुल नीलगिरी हिल्स का एंड है, और पास यहाँ पे जो है वो पलघट पास है, जिसको पलक्कड़ गैप भी कहा जाता है। पास बेसिकली क्या होता है, जो माउंटेन्स होती है, माउंटेन्स के बीच में जो गैप होते हैं, जो एक्सेसिबल लिंक्स होते हैं, जहाँ से आप ट्रैवल कर सकते हो, जहाँ पे आप कम्युनिकेशन कर सकते हो, एक दूसरे से दूसरी जगह पे जा सकते हो, तो उसको कहा जाता है पास। तो पलघट जो है वो नीलगिरी के एंड में देखा जाता है। इसके अलावा आप यहाँ पे देखेंगे चोरला भी है, यहाँ पर कुंभारली भी है, और भी यहाँ पे देखने को मिलेंगे, बोरघाट भी यहाँ पर है। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 5, द प्रिंसिपल कॉपर डिपॉजिट्स ऑफ इंडिया लाई इन विच अमंग द फॉलोइंग प्लेसेस। बताइए प्रिंसिपल कॉपर डिपॉजिट्स। कमेंट कीजिए फटाफट। ऑलराइट, समाप्त समाप्त दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ए, हजारीबाग एंड सिंहभूम ऑफ बिहार। प्रिंसिपल पूछा है ये, प्रिंसिपल यानी कि प्राइमरीली कहाँ मिलते हैं, खेतड़ी भी है लेकिन प्रिंसिपल बोला जाएगा तो वो हजारीबाग होगा। यहाँ पे आप देखेंगे ये पूरा मैप है, जो ब्लैक डॉट्स हैं वो कॉपर के हैं और रेड वाले क्रोमाइट के हैं, तो ये हजारीबाग और सिंहभूम जो है यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये प्रिंसिपल हमारे कॉपर डिपॉजिट एरिया है। उसके अलावा यहाँ पर भी आप देखेंगे राजस्थान के अंदर खेतड़ी जो है यहाँ पर भी होता है, और यहाँ पे कुछ अलग डिस्ट्रिक्ट्स में भी आपको देखने को मिलेंगे, अलग स्टेट्स में, जैसे बैतूल जो हो गया वो आपके मध्य प्रदेश में हो गया। बाकी आप क्रोमाइट के देख सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो हजारीबाग और बिहार का जो सिंहभूम का इलाका है वहाँ पे आपको देखने को मिलता है। ऑलराइट, विच अमंग द फॉलोइंग आर ट्रू रिगार्डिंग द झूम कल्टिवेशन इन इंडिया। झूम कल्टिवेशन के बारे में कुछ लाइन दे रखी है, आपको बताना है क्या होगा। यहाँ पे कोड दे रखे हैं ABCD, आपको बताना है क्या होगा सही आंसर। बताइए झूम कल्टिवेशन किसे कहा जाता है? बताइए क्या होगा। ऑलराइट, समाप्त होता है दोस्तों, और इसका सही आंसर होगा, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि झूम कल्टीवेशन किसे कहा जाता है। झूम कल्टीवेशन शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को कहा जाता है, जो नॉर्मली इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर देखा जाता है। तो बिल्कुल सही है। इसको स्लैश एंड बर्न भी कहा जाता है, क्योंकि ये स्लैश मतलब पेड़ों को तोड़ना और फिर पेड़ों को जलाना, और फिर उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर आपको खेती बाड़ी करना, और यहाँ पर फर्टिलिटी एग्जॉस्ट हो जाती है, ये बात ध्यान रखती है। तो इसका आंसर होगा C, ऑल करेक्ट। यहाँ पे हम देखते हैं शिफ्टिंग एग्रीकल्चर के क्या क्या स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं फार्मर्स, एक साइड को चूज करते हैं, एक जगह चुनते हैं, उसके बाद वहाँ पे स्लैशिंग करते हैं, वहाँ के पेड़ों को तोड़ते हैं, काट देते हैं, और फिर उनको जला देते हैं। और जलाने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे कुछ इस तरह से लैंड एरिया जो होता है वो क्लियर हो जाता है। फिर यहाँ पर क्या होता है, कल्टीवेशन होता है, कुछ पेड़ पौधे उगाते हैं वो इस तरह से, और फिर उसके बाद हार्वेस्टिंग होती है, और उसके बाद उस एरिया को वो छोड़ देते हैं, क्योंकि वहाँ की फर्टिलिटी वापस से रिप्लेनिश हो जाए। ठीक है, तो एक तरीके से सही है, लेकिन एक तरीके से गलत भी है, क्योंकि यहाँ पे आप पेड़ों को काट रहे हैं, और इस तरह से अगर आप पैचेस में कल्टीवेशन करेंगे तो वो ओवरऑल एनवायरमेंट के लिए सही नहीं है। ठीक है, ये बार आपको ध्यान रखनी है। तो इसके कुछ स्टेप दे रखे हैं, साइट सिलेक्शन, स्लैशिंग, बर्निंग, कल्टीवेशन, हार्वेस्टिंग एंड अबैंडनिंग ऑफ ओल्ड साइट्स। उसके बाद एडवांटेज देखें तो स्मॉल इन्वेस्टमेंट यहाँ पर चाहिए होता है, स्मॉल ग्रोइंग मेथड है इसका, कोई ऐसा बड़ा नहीं है। नो नीड ऑफ एनिमल लेबर, क्योंकि छोटा एरिया है, एनवायरमेंटल फ्रेंडली है। ठीक है, वेल फर्टिलाइज सॉइल है, इट में रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ सॉइल बॉर्न डिजीजेस, इट कैन प्ले अ पार्ट इन द पेस्ट मैनेजमेंट। डिसएडवांटेज देखें, ये लॉन्ग टर्म नहीं है, लेकिन अगर आप इसको जंगलों को तोड़ के अगर आप यहाँ पे स्लैश एंड बर्न कर रहे हैं तो आप बहुत सारे नेचुरल हैबिटेट्स को तबाह कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा टेकिंग ऑफ लाइफ एलिमेंट, आप ऑक्सीजन हटा रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं पेड़ पौधे जो है वो ऑक्सीजन का सोर्स है। डिफॉरेस्टेशन जो है वो वैसे भी अच्छा नहीं है, और ट्रबलसम है टू मूव ऑल अराउंड द टाइम। ठीक है, तो नॉर्मली शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को एक एडवांटेजेस साइड्स में नहीं देखा जाता है, डिसएडवांटेज में ही देखा जाता है, प्रोवाइडेड द फैक्ट दैट कि इंडिया के अंदर वैसे भी फॉरेस्ट एरिया कम है। अब ये ट्राइबल एरियाज जो है नॉर्थ ईस्ट के, अगर उसको पेड़ पौधों को या कल्टिवेशन के लिए फॉरेस्ट का ये काटना शुरू करेंगे, तो ऑलरेडी जो हमारे पास फॉरेस्ट एरिया है वो ऑलरेडी कम हो रहा है, तो वो सही नहीं है। क्योंकि एक पैच को अगर आपने ये काट दिया, इसको वापस यहाँ पे पेड़ पौधे उगने में वापस से 10 साल का समय लगता है। तो इस वजह से आप देखेंगे जो रेट है रिप्लेनिशमेंट जो है वो ऑलरेडी कम है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ऑलराइट, तो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर के कुछ नाम है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। देखो एशिया के अंदर यहाँ पे आप देखोगे कुछ नाम आपने देखे होंगे, लैडेंग जो है उसे कहा जाता है इंडोनेशिया मलेशिया के अंदर। उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे हे जो है वो लाओस में कहा जाता है। ठीक है, इंडिया के अंदर अलग अलग नाम है इसके, बेवार, ठीक है, दिब्बा, इरका, झूम, ठीक है, कुमरी, पेड़ा, पोदू और पोथू। इसके अलावा यहाँ पे आप देखेंगे अमेरिका के अंदर यहाँ पे मिल्पा नाम से बहुत फेमस है ये, मैक्सिको के अंदर। ठीक है, अफ्रीका के अंदर भी बहुत सारे नाम है, ये मैंने लिस्ट दे रखी है, आप इसको पॉज करके देख सकते हैं, ये बार आपको ध्यान रखनी है। तो ये सारे नाम है शिफ्टिंग एग्रीकल्चर के, अलग अलग इंडिया के अलग अलग रीजन्स पे अलग अलग नाम से ये प्रसिद्ध है। जैसे श्रीलंका के अंदर इसका चीना नाम है, कोरिया के अंदर इसका केरन नाम है, आप इसको रोक के देख सकते हैं। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 7, द यारलोंग जांगबो रिवर इन इंडिया इज नोन एज। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन, इन इंडिया इज नोन एज द यारलंग जांगबो रिवर
इसमें फिर कॉमा है, इन इंडिया इज नोन एज, ठीक है। ये जो रिवर है इसको इंडिया में क्या कहा जाता है? इजी क्वेश्चन है, बताइए। यारलुंग जांगबो। ऑलराइट, समाप्त समाप्त दोस्तों, उसका सही आंसर होगा सी, ब्रह्मपुत्र। यहाँ पे आप देखेंगे मानसरोवर लेक से निकलती है और यहाँ से जब ये चलती है पैरेलल हिमालयास पे तो इसको यारलंग जांगबो कहा जाता है, इसको सांगपो भी कहा जाता है। और फिर ये जो रिवर है यहाँ से आके यू टर्न मार के नामचा वर्वा से इंडिया में आती है और ये फिर ब्रह्मपुत्र बन जाती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो इसको यारलंग जांगबो कहा जाता है और ये जब तिब्बतन एरिया के अंदर फ्लो होती है, तिब्बतन प्लेटू के अंदर जब ये फ्लो होती है तो उसको यारलंग जांगबो कहा जाता है। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 8, द सलल प्रोजेक्ट इज ऑन द रिवर। बताइए सलल प्रोजेक्ट जो है वो कौन सी नदी के ऊपर है? ABCD कमेंट कीजिए फटाफट। सलल प्रोजेक्ट इज ऑन विच रिवर? ऑलराइट, समाप्त दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ए, चिनाब। यहाँ पे आप देखेंगे ये सलल डैम है और यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये पहले भी मैं करा चुका हूँ, चिनाब रिवर पे और कौन कौन से डैम्स यहाँ पे देख सकते हैं। देखो सलल तो यहाँ पे देख ही रहा है, इसके अलावा यहाँ पे पाकुल देखेंगे, बालीघर भी है, बालीघर के और नाम है। तो सलल जो है वो चिनाब रिवर पर है, यहाँ पे उसकी लोकेशन आप देख सकते हैं, इस जगह ये मौजूद है। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 9, द ओनली जोन इन द कंट्री दैट प्रोड्यूसेस गोल्ड इज ऑल्सो रिच इन आयरन। ये कौन सी जोन है? बताइए। जो गोल्ड भी है वहां पर और आयरन भी वहां पर है, वो कौन सी जोन है? बताइए। ABCD कमेंट कीजिए फटाफट से। इस तरह के क्वेश्चन यूजीसी नेट में भी आते हैं और नॉर्मली हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आपको देखने को मिलेंगे। काफी अच्छे क्वेश्चन हैं ये और आपको ये आने ही चाहिए। ऑलराइट, समाप्त। इसका सही आंसर होगा सी, सदर्न जोन, क्योंकि गोल्ड जो है वो इंडिया के सदर्न पार्ट में है। अगर आपने KGF देखी है, कोलार गोल्ड फील्ड्स, तो आपको बहुत इजी हो जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे गोल्ड माइंस इंडिया के अंदर कहाँ पर है, देखो ये कर्नाटका है और यहाँ पे रायचूर है और ये कोलार यहाँ पर है, ठीक है। कोलार गोल्ड फील्ड्स, इसका आपने नाम सुना होगा। आंध्र प्रदेश में चित्तूर है और थोड़ा सा हम यहाँ पे देखेंगे झारखंड के अंदर ईस्ट सिंहभूम में भी देखने को मिलती है। तो ये जो सदर्न जोन है ये गोल्ड के लिए तो रिच है ही है, लेकिन यहाँ पर आपको कॉपर डिपॉजिट्स भी, आयरन डिपॉजिट्स भी देखने को मिलते हैं। नॉट ओनली आयरन बट ऑल्सो गोल्ड यहाँ पे देखने को मिलता है, इसलिए इसका आंसर होगा सी, सदर्न जोन, ठीक है, क्योंकि गोल्ड आपको यहीं पे देखने को मिलता है ज्यादा। एक कोलार आप देख सकते हैं कर्नाटका के अंदर है। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 10, द परसेंटेज ऑफ द अर्थ सरफेस कवर्ड बाय इंडिया। इंडिया ने पूरे अर्थ का कितना परसेंटेज कवर कर रखा है? बताइए। टाइमर स्टार्ट हो चुका है, बताइए। ABCD कमेंट कीजिए फटाफट से। द परसेंटेज ऑफ द एरिया अर्थ सर्फेस कवर्ड बाय इंडिया। ऑलराइट, समाप्त दोस्तों, उसका सही आंसर होगा ए, 2.4%। इंडिया का जो टोटल एरिया है वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है और ये वर्ल्ड एरिया का 2.4% कवर करता है। लेकिन 2.4% कवर करने के बावजूद भी पूरे वर्ल्ड की अराउंड 60 से 20% पॉपुलेशन जो है वो इंडिया के अंदर मौजूद है। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 11, विच अमंग द फॉलोइंग इज और आर द मेजर फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट इन इंडिया? बताइए। यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं और यहाँ पे फिर उसके कोड्स दे रखे हैं। यहाँ पे आप देखेंगे ABCD, तो आपको बताना है क्या होगा। इंडियन मानसून के कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं? बताइए। ABCD बताइए क्या होगा। ऑलराइट, समाप्त दोस्तों, उसका सही आंसर होगा D, 1 2 3 4 सारे इसके अंदर आते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे लोकेशन भी है, क्योंकि इंडिया जो है एक ट्रॉपिकल कंट्री, सब ट्रॉपिकल कंट्री के अंदर आता है। अगर इंडिया यूरोप के अंदर होता या नॉर्थ पोल पे होता तो बेसिकली नहीं आता है मानसून। दूसरी बात, थर्मल कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है और यहाँ पर अपर एयर सर्कुलेशन और ITCZ भी होता है, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे समर मानसून में देखते हैं हम लोग, तो देखो ITCZ जो है, जो नॉर्मली इक्वेटर के यहाँ पे होता है, ये ITCZ शिफ्ट होकर यहाँ पर आ जाता है इंडियन लैंडमास के ऊपर, जिसकी वजह से यहाँ पर एक थर्मल कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। या ये जो है वाटर बॉडीज वो कूलर है और जो इंडियन लैंडमास है वो गर्म है। इसके अलावा जो अपर एयर सर्कुलेशन है, जो जेट स्ट्रीम्स है, वो समर के वक्त नॉर्थ ऑफ हिमालय चली जाती है, यानी कि जेट स्ट्रीम नॉर्मली यहाँ फ्लो हमें देखने को मिलती है। और वैसे विंटर में जेट स्ट्रीम जो होती है, आप देखोगे सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम हिमालय के नीचे आ जाती है, तो ये हिमालय के ऊपर चली जाती है और यहाँ पर ITCZ आ जाता है और थर्मल कॉन्ट्रास्ट होता है। ये सारे ही जितने ऑप्शन हैं वो सब मैटर करते हैं इंडियन मानसून के अंदर, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, इसलिए सारे हो जाएंगे। लोकेशन, थर्मल कॉन्ट्रास्ट, अपर एयर सर्कुलेशन और इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। ऑलराइट, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द प्रेजेंट फॉरेस्ट एरिया ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू द सैटेलाइट डेटा इज, बताइए। द फॉरेस्ट एरिया इन इंडिया जो है वो इंक्रीजिंग हो रहा है, डिक्रीजिंग हो रहा है, स्टैटिक है, या क्या है? बताइए।
ऑलराइट, समय होता समय दोस्तों इसका सही आंसर होगा ओवरऑल अगर बात की जाए तो इंडिया का फॉरेस्ट एरिया डिक्लाइन ही हो रहा है और बहुत लंबे समय से हो रहा है, तो इसका आंसर होगा बी, डिक्रीजिंग। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ओवरऑल जो फॉरेस्ट एरिया है वो डिक्रीज हो रहा है। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 13, एक्सक्यूज मी, द इंडियाज हाईएस्ट एनुअल रेनफॉल इज रिपोर्टेड एट, बताइए इंडिया का सबसे ज्यादा रेनफॉल कहां पर होता है? ABCD कमेंट कीजिए। ऑलराइट, समय होता समाप्त दोस्तों, इसका सही आंसर होगा सी, मेघालय। जो मावेश्वराम जो हमारा है, ठीक है, मावेश्वराम जिसको आप बोलते हो, ठीक है, जिसको चेरापूंजी भी कहा जाता है। पहले कुछ टाइम पहले चेरापूंजी था, लेकिन अब जो है इसने जो है इसको टेक ओवर कर लिया है। और क्यों यहाँ पर रेनफॉल बहुत ज़्यादा होती है, सवाल ये उठता है। आप जानते हैं इंडिया में जो मानसून आता है वो 2 ब्रांचेस से आता है। यहाँ पर टकराने के बाद एक अरेबियन सी ब्रांच हो जाती है जो इस पार्ट ऑफ इंडिया में रेनफॉल देती है, और एक ये बे ऑफ बंगाल ब्रांच होती है जो पूरे ईस्टर्न इंडिया को और नॉर्थ ईस्ट इंडिया को रेनफॉल देती है। तो जब ये बे ऑफ बंगाल वाली ब्रांच से जो विंड्स आती हैं, आने के बाद जब ये यहाँ पर एंटर करती है घारो खासिया जयंत हिल्स के अंदर, यहीं पे हमारा मेघालय है और यहीं पर ही आपको मावेश्वरम और चेरापूंजी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो खासी हिल्स है, खासकर जो ईस्ट खासी हिल है, जहाँ पर जब ये मानसूनल विंड्स एंटर करती है तो यहाँ पर ये ट्रैप हो जाती है, क्योंकि एक यहाँ पे वी शेप वैली है। तो ट्रैप होने की वजह से ये बहुत ज़्यादा अपना मॉइस्चर जो है वो यहीं छोड़ देती है। इसी वजह से दुनिया में सबसे ज़्यादा रेनफॉल जो है वो यहाँ पर होती है। ये जो मावेश्वरम जो है या चेरापूंजी है, अभी तो पहले चेरापूंजी था लेकिन कुछ टाइम से मावेश्वरम है, इसने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, क्योंकि वेटेस्ट प्लेस्ड ऑन द अर्थ है। पूरे प्लेनेट की सबसे गीली जगह ये है, सबसे ज़्यादा रेनफॉल यहाँ पे होती है। कारण मैंने आपको बता दिया, ये जो मानसूनल विंड्स यहाँ पे एंटर करती है तो ये ईस्ट खासी हिल में जाके ये ट्रैप हो जाती है, और इसीलिए इसको अबोर्ड ऑफ क्लाउड्स भी कहा जाता है इस जगह को, क्योंकि यहाँ पर क्लाउड्स नॉर्मली रहते हैं, ऐसा कहा जाता है। क्योंकि यहाँ पर क्लाउड्स जो है वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं, फिर वो निकल नहीं पाते एक बार एंटर होने के बाद, इसलिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा रेनफॉल होती है। यहाँ पे आप देखेंगे कुछ इस तरह से सिचुएशन हमें देखने को मिलती है। जब ये रेनफॉल मानसूनल विंड्स आती हैं तो यहाँ पर इनके पहाड़ियों में इस तरह से ये सेट हो जाती है, ये बाहर नहीं निकल पा रही, और इसी वजह से यहाँ पे रेनफॉल बहुत ज़्यादा होती है, और इसी वजह से इसको अबोर्ड ऑफ क्लाउड्स भी कहा जाता है। तो अगर एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है कि अबोर्ड ऑफ क्लाउड्स क्या है, तो भी इसका आंसर होगा मावेश्वरम ही होगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ऑल राइट, क्वेश्चन नंबर 14, द रिफाइनरीज और आर मथुरा, दिग्बोई एंड पानीपत आर सेटअप बाय, बताइए पेट्रोलियम रिफाइनरीज जो है, जो मथुरा में है, डिगबोई में है, पानीपत में, इसको किसने सेटअप किया है, बताइए। ऑलराइट, समाप्त समाप्त दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ए, इंटरनल कॉर्पोरेशन, IOC की ही सबसे पहली रिफाइनरी जो थी वो दिग्बोई के अंदर थी, ये बात आपको ध्यान रखनी है, और यही जो है इन्होंने अलग अलग जगहों पर अपनी रिफाइनरी सेटअप की है। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द प्रीडोमिनेंट टाइप ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, बताइए। प्रीडोमिनेंट टाइप मतलब जो शुरुआत से ऐसा रहा है, ठीक है, जो ज्यादातर देखा जाता है। ABCD कमेंट कीजिए फटाफट से। ऑलराइट, समाप्त दोस्तों, इसका सही आंसर होगा डी, सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो एग्रीकल्चर अलग अलग टाइप के होते हैं, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर होता है, सब्सिस्टेंस होता है, इंटेंसिव होता है, एक्सटेंसिव होता है, प्लांटेशन, फार्मिंग, कमर्शियल, ये सब देखे जाते हैं। लेकिन प्राइमरीली अगर बात करें तो इंडिया के अंदर सब्सिस्टेंट एग्रीकल्चर सबसे ज़्यादा है। सब्सिस्टेंट एग्रीकल्चर मतलब जहाँ पर फार्मर छोटा होता है, इसका लैंड साइज छोटा होता है, और वो लिमिटेड मीन्स से, ठीक है, मॉडर्न मीन्स से नहीं, लिमिटेड मीन्स से जो है वो खेती बाड़ी करता है, तो उसको सब्सिस्टेंट एग्रीकल्चर कहा जाता है। जो भी प्रोड्यूस होता है वो नॉर्मली खुद की कंजम्पशन के लिए करता है, ठीक है। तो इंडिया के अंदर ज़्यादा बड़े फार्मर्स नहीं है, छोटे फार्मर्स ज़्यादा है, इसलिए सब्सिस्टेंट एग्रीकल्चर ज़्यादा देखा जाता है। इसके अलावा इंटेंसिव एग्रीकल्चर वहाँ कहा जाता है जहाँ पर लैंड एरिया थोड़ा छोटा है, लेकिन बहुत ज़्यादा मॉडर्न मीन्स से जहाँ पर एग्रीकल्चर होता है, और पर एरिया हेक्टेयर जो होता है, पर एरिया आउटपुट जो होता है वो ज़्यादा होता है। यहाँ पर यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स बहुत ज़्यादा होते हैं। यहाँ पर एक्सटेंसिव में क्या होता है, लैंड एरिया बहुत बड़ा होता है, और चूंकि लैंड एरिया बड़ा है तो आप मॉडर्न टेक्निक्स वहाँ ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि आप इतने बड़े लैंड एरिया के अंदर बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर्स या HYV सीड्स डालेंगे तो आपके लिए वो इकोनॉमिकली वाइबल नहीं होगा। तो एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर नॉर्मली इंडिया में नहीं, वो बड़े देशों में जैसे USA हो गया या ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड में वहाँ देखा जाता है। उसके बाद प्लांटेशन मतलब एक बहुत बड़े इलाके के अंदर आप एक ही तरह की प्लांट्स उगा रहे हैं, जैसे टी हो गया, कॉफ़ी हो गया। ये जो टी प्लांटेशन है हमारे नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर, साउथ के अंदर कॉफ़ी के प्लांटेशन है। मिक्स फार्मिंग मतलब जहाँ पर आप अलग अलग क्रॉप्स को ऑल्टरनेट
क्रॉपिंग से जब आप कर रहे हैं, एक बैंड जो है आपने किसी और की उगाली, दूसरी बैंड किसी और की कर ली। और कमर्शियल एग्रीकल्चर आप जानते हैं जहाँ पर आप शुगर केन हो गया या आपका वीट हो गया या राइस हो गया जो उसके अंदर आते हैं, ये बात को ध्यान रखती है। ऑलराइट, तो हो गया है हाफ टाइम और अभी हम और क्वेश्चन करेंगे, आप लीव नहीं करेंगे। अब आज हम बात करते हैं कुछ और चीज़ों के बारे में। तो ये हाफ टाइम है, लीव नहीं करना है, कुछ मैं बात करने वाला हूँ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, हमारे जो बैच है यूजीसी नेट ज्योग्राफी का, उसका मैंने एक पहला मॉक टेस्ट कराया था और उसका कुछ एनालिसिस मैं आपको बताना चाहूँगा। तो एनालिसिस ये दोस्तों कि उसके 30 क्वेश्चन थे और हिंदी इंग्लिश दोनों के अंदर थे और टोटल आई थिंक 16-17 जनों ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया था, 16-17 लोगों ने इसमें टेस्ट दिया है और इसके अंदर जो एवरेज मार्क्स निकल के आए हैं वो निकल के आए हैं 30 में से 21.12 और जो मीडियन मार्क्स है वो 22 है और रेंज जो रही है हमारी वो 11 से 26 रही है। ठीक है, तो 30 में से जो नॉर्मली हमने देखा है 22 है, मतलब स्कोर जो है वो एवरेज रहा है, जो कि एक अच्छा स्कोर है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, ये जो आप ग्राफ देख रहे हैं ये मैं एनालिसिस इसलिए बता रहा हूँ ताकि जितने भी और लोग हैं जो जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं, क्योंकि पहले टेस्ट के अंदर मुझे ठीक ठाक रिजल्ट देखने को मिला है। ऑल्दो ये बहुत अच्छा नहीं है, ये और अच्छा हो सकता है, लेकिन 30 में से 22 नंबर अच्छे हैं, अच्छा स्कोर है, 70% ये स्कोर माना जाएगा। तो ये इसका एनालिसिस है और अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं। यहाँ पर ऊपर आपको दे रखे हैं कुछ डिटेल्स, ये यूजीसी नेट ऑनलाइन बैच का आपको मिल जाएगा, क्या क्या आपको मिलता है, कॉल कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में आप गूगल फॉर्म भी फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पर और चीज़ें दे रखी है। मेन बात ये दोस्तों कि यहाँ पर कोई भी हाई स्पीड इंटरनेट की जरूरत नहीं है, आप कभी भी वीडियोस देख सकते हैं। मुझे इसका बहुत अच्छा फीडबैक मिला है कि सर अब हम कभी भी वीडियोस देख सकते हैं। नॉर्मली अभी एक चलन पर चल चला है कि भाई आपको लाइव ही आना पड़ेगा, अभी आपको इंटरनेट डालना ही पड़ेगा। बहुत सारे पेरेंट्स जो है वो परेशान है अपने बच्चों से कि वो बच्चे इतनी लंबे समय तक पढ़ भी नहीं सकते, क्योंकि अगर आप लाइव आ रहे हैं तो भी आपको एक लंबा ड्यूरेशन लेना पड़ता है, नेट की दिक्कत है और उसके बाद टाइम की दिक्कत है, फोन फ्री नहीं रहते लोगों के, कुछ लोग शेयर्ड फोन से कर रहे हैं। तो उसका सोल्यूशन जो है वो मैंने आपको निकाल दिया है। आपको कुछ नहीं है, बस आपको रोज एक लिंक मिलेगा, लिंक पर क्लिक कर दिया आपका वीडियो चल जाएगा और उसको आप वीडियो को कभी भी देखिए, सुबह देखिए, दोपहर में देखिए, शाम को देखिए, रात में देखिए, कितने बार भी देखिए जब तक आपकी वैलिडिटी है। साथ में आपको साथ ही साथ पीडीएफ नोट्स भी मिल रहे हैं और आपकी वीकली जो है वो टेस्ट सीरीज भी चल रही है। तो फायदा ही फायदा है, आपका कोई नुकसान इसके अंदर है नहीं। पेमेंट के अंदर भी मैंने आपको इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी दे रखी है, तो आप इसका फायदा भी उठा सकते हैं। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, क्योंकि टाइम आ चुका है स्टडी करने का। क्योंकि ये पूरा साल जो है मैं नहीं चाहता कि वो 0 कैलेंडर ईयर हो जाए और कोई भी आउटपुट ना निकले, क्योंकि अभी लंबे समय तक किसी ने पढ़ाई नहीं की है। मैं जानता हूं पढ़ाई का माहौल नहीं है देश के अंदर, अभी भी दिमाग में लोगों के ये है कि भाई कोरोना है, कोरोना है, कोरोना है। तो इससे थोड़ा आगे हमें निकलना पड़ेगा। एट द एंड हमारा जो रोल है पढ़ाई करने का वो हमें करना पड़ेगा। इसीलिए मैं आप लोगों को चाहता हूं कि इंडल्ज होइए, यूजीसी नेट ज्योग्राफी करके रखिए, वैकेंसी भी ज़्यादा आएगी और नेट क्वालिफाई करते हैं तो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ज्योग्राफी की वैकेंसीज आने वाली हैं, ऐसा मुझे फीडबैक मिला है। इवन मैंने फीडबैक लिया है नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी से भी और कुछ दिल्ली की यूनिवर्सिटी से भी और साउथ इंडिया से भी। तो यहाँ पर ये डिमांड है कि भाई हाँ, ज्योग्राफी की जो वैकेंसी है वो काफ़ी अच्छी आने वाली है, क्योंकि ज्योग्राफी में अब रिसर्च ज़्यादा होगी। तो आप जल्दी से जल्दी नेट कीजिए, पीएचडी में एनरोल कीजिए ताकि आप बहुत अच्छी नौकरी ले पाएँ। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने थोड़ी कर दी है पिचिंग और आपको मैं चाहूँगा कि आप इसके अंदर जुड़िए। जुड़ने के लिए मैंने आपको बता दिया, ये आप रुक के वीडियो को पॉज करके ये सारे फीचर्स देख सकते हैं। ये सारे फीचर्स आपकी सहूलियत के लिए है ताकि आप लोग इसमें आराम से कर लें। ऑलराइट, तो हाफ टाइम खत्म। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 16 है द रेड क्लिफ लाइन। रेड क्लिफ लाइन इज अ बाउंड्री बिटवीन कौन से दो देश के बीच में, बताइए। रेड क्लिफ लाइन जो है वो कौन से दो देशों के बीच में है, बताइए। एबीसीडी कमेंट कीजिए फटाफट से। ऑलराइट, समझता सवाल दोस्तों, और इसका सही आंसर होगा ए, इंडिया एंड पाकिस्तान। बहुत इजी था ये। यहाँ पे आप देखते हैं कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं रेड क्लिफ लाइन से और एलओसी से, तो मैं थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन दूर करूं। देखो, जो इंडिया का पूरा लैंड मास है वो सिर्फ कश्मीर से नहीं जुड़ा हुआ है पाकिस्तान से, बल्कि यहाँ पर गुजरात भी है, राजस्थान भी है और पंजाब भी है और थोड़ा बहुत आप देखेंगे यहाँ पर फिर पूरा कश्मीर भी आता है, जो इंडियन साइड वाला कश्मीर है। तो यहाँ पे आप देखेंगे गुजरात से लेकर चलती हुई लाइन जो यहाँ पर पंजाब तक जारी है, ठीक है, वो जो कहलाती है वो रेड क्लिफ लाइन कहलाती है, जिसको हम इंटरनेशनल बॉर्डर भी कहते हैं। उसके बाद जो इंडियन साइड ऑफ कश्मीर है और जो पाकिस्तान साइड ऑफ कश्मीर है, जो पीओके है, उसके बीच में जो लाइन है उसे हम कहते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल, जिसको सीज फायर लाइन भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। रेड क्लिफ लाइन जो है वो पूरी ही है, लेकिन ये जो इसका ये वाला पार्ट जो है वो एलओसी है। ये एलओसी पूरी नहीं है यहां से लेकर यहां तक। एलओसी जो है वो केवल और केवल पीओके और इंडियन साइड ऑफ कश्मीर के बीच में है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और ये जो रेड क्लिफ लाइन है, इसकी पूरी जो लेंथ है वो है 3323 किलोमीटर्स। इसको 17 अगस्त 1947 में एक रेड क्लिफ कमीशन बना था और उसके बाद जब इंडिया का पार्टीशन हुआ था इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के तहत, उसके बाद इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ये लाइन बनाई गई थी। इसका किया था सर सिरिल रेड क्लिफे ने
17 अगस्त 1947 को ये डिमार्केशन हुआ था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो एलओसी जो है वो कश्मीर को जो है डिवाइड कर रहा है, इंडियन साइड ऑफ कश्मीर और पीओके को। बाकी जो पूरी लाइन है वो रेड क्लिफ लाइन है, इसको इंटरनेशनल बॉर्डर कहा जाता है। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 17, which among the following has the potential for harnessing of the tidal energy in India? Which among the following has the potential for harnessing the tidal energy in India? बताइए इनमें से क्या होगा मोस्ट अप्रोप्रिएट? टाइडल एनर्जी जो है वो इनमें से कौन अच्छी हार्नेस करता है? बताइए क्या होगा? ऑलराइट, समाप्त दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ए, गल्फ ऑफ कैम्बे या गल्फ ऑफ खम्पर जिसे आप कहते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहले टाइडल एनर्जी जो है वो कैसे जनरेट होती है, थोड़ा बहुत यहाँ पे देख लेते हैं। देखो ये जो है हमारा ओपन ओशन है, ये आप ओपन ओशन देख रहे हैं, और आप जानते हैं ओशन के अंदर दिन में 2 बार हाई टाइड या लो टाइड आती है, ठीक है। तो इसी एनर्जी को वो यूज़ कर रहे हैं, जब पानी चढ़ता है तो इसी एनर्जी को यूज़ की जा रही है, क्योंकि जो चीज़ मोशन के अंदर है उसके पीछे कोई एनर्जी लगी हुई है, ठीक है। मून्स ग्रेविटेशनल फोर्स नॉर्मली इसके अंदर आता है, तो नॉर्मली इसी एनर्जी को यूज़ करते हुए हम लोग बिजली पैदा करते हैं। तो क्या करते हैं, जो ओशन है उसके बीच में और कोस्ट के बीच में हम लोग क्या करते हैं, इस तरह का एक बैराज बनाते हैं और यहाँ पे एक टरबाइन लगा देते हैं। जैसे ही हाई टाइड आती है, देखो ये लो टाइड लेवल पर है अभी, जैसे ही पानी जो है वो चढ़ना शुरू करता है तो ये टरबाइन को हिलाता है, टरबाइन घूमता है, और अगर टरबाइन घूम गया तो टरबाइन से डायनामो जो घूमेगा, डायनामो घूम गया तो बिजली पैदा हो जाती है, ठीक है। तो ये जब घूमता है टरबाइन हाई टाइड की जाने से, तो ये टरबाइन घूमता है जिससे बिजली पैदा होती है। फिर ये हाई टाइड जो है वो अपने चरम पर जाती है। उसके बाद जब लो टाइड आती है, जब पानी उतरता है, तब भी सेम सिचुएशन हो रही है। यहाँ पे आप देखोगे पानी उतर रहा है, जब पानी उतरेगा तब भी टरबाइन को घुमाएगा, तो तब भी जो है वो बिजली जो होगी उत्पन्न होगी। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, ओशन के मूवमेंट को टरबाइन से कनेक्ट कर रहे हैं और उससे टरबाइन घूमता है जिससे बिजली पैदा होती है। तो इंडिया के अंदर प्राइमरीली 3 जगह है जहां पर जो है हमें टाइडल पावर देखने को मिलती है। एक है गल्फ ऑफ कच्छ, दूसरा है गल्फ ऑफ कैम्बे, और दूसरा है सुंदरबंस। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये गल्फ ऑफ कच्छ ये वाला है गुजरात का, ये वाला जो इलाका है, उसके नीचे जो गल्फ ऑफ कैम्बे है वो ये वाला है, ठीक है, जो महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और तीसरा है फिर हमारा सुंदरबंस। टोटल जो अगर हम बात करें टाइडल एनर्जी की जो कैपेसिटी है वो है 8000 मेगावाट, जिसमें सबसे ज्यादा जो है दोस्तों वो गल्फ ऑफ कैम्बे की है, ये वाला जो गल्फ ऑफ खंपत है जो महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ है। सबसे ज्यादा पोटेंशियल इसका है एक्सक्यूज मी 7000 मेगावाट, ठीक है। उसके बाद है गल्फ ऑफ कच्छ जिसका है 1200 मेगावाट, और सबसे लास्ट में आता है सुंदरबन डेल्टा जहां पर है 100 मेगावाट। तो उसको जब आप ऐड करते हैं तो ये मोर और लेस जो होता है वो 8000 मेगावाट होता है। ये वाला आपको ध्यान रखनी है, ये गल्फ ऑफ कच्छ ये वाला है, ठीक है, इसके नीचे गल्फ ऑफ कैम्बे है और ये सुंदरबंस है। जो खंपत जो है गल्फ ऑफ कैम्बे जो है, इसकी सबसे ज्यादा पोटेंशियल है टाइडल एनर्जी की, ये 7000 मेगावाट तक जो है वो बिजली पैदा कर सकता है। इसके बाद गल्फ ऑफ कच्छ है और उसके बाद सुंदरबन डेल्टा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये 3 लोकेशन आपको ध्यान होनी चाहिए। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 18, द स्टेट हैविंग द लार्जेस्ट एरिया ऑफ फॉरेस्ट ग्रोथ इन इंडिया। 2019 की बात कर रहा हूं मैं, बताइए। द स्टेट हैविंग द लार्जेस्ट ग्रोथ फॉरेस्ट ग्रोथ इन इंडिया, ये पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, बताइए। लार्जेस्ट फॉरेस्ट ग्रोथ कहां पर होती है, बताइए। ऑलराइट, समाप्त दोस्तों, इसका सही आंसर होगा बी, मध्य प्रदेश। ये मैंने पहले भी आपको बताया था, ये जो इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट आई थी 2019 में, उसमें ये बताया गया कि भाई टॉप 3 स्टेट्स जहां पर फॉरेस्ट एरिया बड़ा है, सबसे पहले है सॉरी यार थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन है, नन ऑफ दिस इसका आंसर है, सॉरी, नन ऑफ दिस इसका आंसर होगा, मध्य प्रदेश नहीं होगा। मध्य प्रदेश जो है वो है हाईएस्ट फॉरेस्ट एरिया, ठीक है, जहां पे सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर है, लेकिन यहां पे बात हो रही है हाईएस्ट लार्जेस्ट फॉरेस्ट ग्रोथ की बात हो रही है। अगर हम बात करें टोटल फॉरेस्ट एरिया के बारे में तो मध्य प्रदेश शुरुआत से ही चल रहा है, लेकिन अगर वो बात करें कि भाई कौन सा स्टेट जहां पर फॉरेस्ट एरिया बड़ा है, तो सबसे पहले है कर्नाटका, उसके बाद है आंध्र प्रदेश और तीसरे में है केरला। तो कर्नाटका में जो फॉरेस्ट एरिया बड़ा है वो है 1025 स्क्वायर किलोमीटर, जो अपने आप में बहुत ज्यादा है। उसके बाद आंध्र प्रदेश है वो है 990 स्क्वायर किलोमीटर, और तीसरे पे आता है केरला 823 स्क्वायर किलोमीटर। तो ये आपको 3 स्टेट जो है ध्यान रखने। इसके बाद लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर की बात करें तो फिर यहाँ पर मध्य प्रदेश है, ठीक है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना। देखो मैं ही कंफ्यूज हो गया, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अगर फॉरेस्ट ग्रोथ की बात कर रहे हैं, फॉरेस्ट ग्रोथ रेट की बात कर रहे हैं तो कर्नाटका है, और अगर हम बात कर रहे हैं फॉरेस्ट एरिया के बारे में तो फिर मध्य प्रदेश है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, थोड़ा पढ़ने में कंफ्यूजन हो गया था, बाकी चलता है। तो स्टेट हैविंग द लार्जेस्ट फॉरेस्ट ग्रोथ इन इंडिया, दैट इज योर कर्नाटका, एंड द स्टेट हैविंग द लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर इन इंडिया, तो फिर हो जाएगा वो मध्य प्रदेश। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ऑलराइट, द ईयर दैट इज कॉल्ड द ग्रेट डिवाइड इन द डेमोग्राफिक हिस्ट्री इन इंडिया, बताइए क्या होगा। डेमोग्राफिक हिस्ट्री जो रही है हमारी, जो 4 फेजेस रहे हैं, उसमें से ग्रेट डिवाइड कौन से ईयर को कहा जाता है, बताइए।
ऑलराइट, समाप्त समाप्त दोस्तों, इसका सही आंसर होगा डी 1951। डेमोग्राफिक डिवाइड जो इसको कहा जा रहा है, बेसिकली हम यहाँ पे देखेंगे इंडिया के डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के 4 फेजेस रहे हैं। पहले फेज 1901 से 1921 का जो स्टैग्नेंट ग्रोथ रहा है, जहाँ पे हाई बर्थ रेट हाई डेथ रेट रही है। उसके बाद 1921 से 1951 में हमारा रहा है, ठीक है, स्टडी ग्रोथ, जहाँ पर हाई बर्थ रेट लेकिन डिक्लाइनिंग बर्थ रेट रही है। और 1951 से 1981 के बाद हमने देखा है यहाँ पर हमारे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ है, यानी कि बर्थ रेट हाई रही है लेकिन बहुत ज़्यादा जो हमारी जो डेथ रेट है वो लो हो गई है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हमें देखने को मिला है। बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ी है, जो हमारा थर्ड फेज है। और इसी फेज को कहा जाता है द पीरियड ऑफ ग्रेट डिवाइड। ग्रेट डिवाइड मतलब इससे पहले जो 2 फेजेस थे दोस्तों, यहाँ पर पॉपुलेशन ग्रोथ जो थी वो एब्रुप्ट थी, कभी बढ़ रही है कभी कम हो रही है या स्टैग्नेंट है। लेकिन जो ये खासकर ये वाला फेज है, इसी फेज से ब्रेक थ्रू में मिला है और इसी फेज से इंडिया की पॉपुलेशन ने शूट अप किया है, यानी कि लॉन्च हुआ है पॉपुलेशन का, ठीक है। तो इसीलिए 1951 के बाद वाला जो ईयर है वो हमारा द पीरियड ऑफ ग्रेट डिवाइड कहलाता है, 1951 से 1981 वाला, जहां पर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ है। बर्थ रेट जो थी वो बहुत ज़्यादा है तब भी, लेकिन डेथ रेट जो है वो बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हो गई है, जिसकी वजह से गैप आ गया है हमारे पॉपुलेशन के अंदर और पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बहुत बड़ी है। इसी वजह से इसको कहा जाता है द पीरियड ऑफ ग्रेट डिवाइड। इससे पहले जो 2 एरिया थे, 2 फेज थे, वहां पर पॉपुलेशन नहीं बढ़ रही थी। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 20, द ओनली स्टेट इन इंडिया दैट प्रोड्यूसेस सैफरन। बताइए, बहुत ईजी क्वेश्चन है इसका, कंफ्यूज मत होना इसमें। ओनली स्टेट इन इंडिया जहां पर सैफरन पाया जाता है, केसर। बताइए, थोड़ी आज आवाज को बेयर कीजिएगा, मेरा थोड़ा सा गला बैठा हुआ है। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। ऑलराइट, समाप्त समाप्त, और इसका सही आंसर होगा सी, जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर इज द ओनली स्टेट इन इंडिया जहां पर सैफरन जो है उसकी पैदावार होती है। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 21, 3 important rivers of Indian subcontinent having their sources near मानसरोवर लेक in the Great Himalayas। बताइए, ग्रेट हिमालयास में जो मानसरोवर लेक है वहां से कौन सी 3 नदियां निकलती हैं? बताइए, ABCD कमेंट कीजिए फटाफट से। बताइए क्या होगा। ऑलराइट, समाप्त समाप्त, और इसका सही आंसर होगा दोस्तों सी, इसका सही आंसर होगा ब्रह्मपुत्रा, इंडस एंड सतलज। ये तीनों जो है वो मानसरोवर लेक से निकलती है। आज यहाँ पे देखेंगे, देखो यहाँ पर मानसरोवर लेक है, ठीक है, और ये देखो ये जो आप देख रहे हैं ये इंडस जा रही है, ठीक है। यहीं से आप देखेंगे ये जा रही है सतलज हमारी, ठीक है। देखो ये सतलज जो है, ये सतलज का पार्ट आप देख सकते हैं, ये हमारा इंडस का हो गया। और यहीं से यहाँ जो जारी है वो यारलंग ज़ैंगपो है, जिसको हमने देखा, और यही यारलंग जो है वो जब इंडिया में एंटर करती है इसको हम ब्रह्मपुत्र कहते हैं। तो इन तीनों नदियों का जो सोर्स है वो मानसरोवर लेक है। इंडस का भी यहीं से है, ये सतलज का भी यहीं से आप देख सकते हैं, और ब्रह्मपुत्र जो यारलंग है या सांगपो रिवर जिसे हम कहते हैं, ठीक है, वो यहीं से निकलती है। यहाँ से वो इस तरफ से जाती है, ईस्टवर्ड जाती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 22, विच अमंग द फॉलोइंग फूड ग्रेन क्रॉप्स ऑक्यूपाइज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ क्रॉप एरिया इन इंडिया। बताइए, कौन सी फूड ग्रेन जो है उसका सबसे ज्यादा एरिया जो है वो क्रॉप किया जाता है इंडिया में? बताइए। ABCD कमेंट कीजिए फटाफट से। बहुत ही मतलब इस तरह के क्वेश्चन हैं जो नॉर्मली कंफ्यूज करते हैं, लेकिन इजी क्वेश्चंस हैं, ये सबको आपको आना ही चाहिए। ऑलराइट, समाप्त का सही आंसर होगा सी, राइस। जी हाँ, व्हीट नहीं है, राइस है। राइस का कल्टीवेशन जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पे आप मैप देखेंगे, 2017 तक का ये मैप है। देखो यहाँ पे सीरीज वाइज दे रखा है। नंबर 1 पे है हमारा वेस्ट बंगाल, दूसरे पे आता है उत्तर प्रदेश। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में राइस कल्टीवेशन बहुत अच्छा होता है, ठीक है। उसके बाद तीसरे पे है पंजाब, फिर चौथे पे है हमारा उड़ीसा, 5वें पे है बिहार, 6ठे पे है हमारा छत्तीसगढ़, 7वें पे आंध्र प्रदेश, 8वें पे तेलंगाना और 9वें पे है हमारा असम, ठीक है। इसके बाद 10वें पे आता है हमारा तमिलनाडु, ठीक है। तो फर्स्ट 3 की अगर बात करें तो पहला है वेस्ट बंगाल, दूसरे पे उत्तर प्रदेश और तीसरे पे है हमारा पंजाब। अब आपको लग रहा होगा पंजाब तो भाई नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में है, यहाँ पर राइस कैसे हो रहा है? पर यहाँ पर लोग बाग अब राइस ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं क्योंकि राइस की डिमांड यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। ऑल दो राइस यहाँ पर एक स्टेपल क्रॉप नहीं है। स्टेपल क्रॉप वो होता है जो नॉर्मली हमारे डेली डाइट में आती है। वीट जो है वो नॉर्दर्न इंडिया की एक स्टेपल डाइट क्रॉप है, लेकिन फिर भी पंजाब के अंदर राइस कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि यहाँ पर नदियाँ बहुत अच्छी हैं। 5 नदियों का संगम यहाँ पे देखने, मतलब 5 नदियों का एरिया है, इसलिए इसको पंजाब कहा जाता है। 5 नदियाँ यहाँ से फ्लो करती है, तो इरिगेशन की कोई दिक्कत नहीं है। और जो राइस है वो एक वाटर इंटेंसिव क्रॉप है, तो यहाँ पर इसीलिए पंजाब में अब राइस की कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा होती है। इसी तरह से गंगा है, ये एक दोआब है, जहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एक्सक्यूज मी, गंगा एंड यमुना का दोआब यहाँ पे देखने को मिलता है। पूरा ये फर्टाइल प्लेन है, इसीलिए यहाँ पर व्हीट एंड राइस यहाँ पे दोनों पे होता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। पहले पे वेस्ट बंगाल, दूसरे पे उत्तर प्रदेश और तीसरे पे है पंजाब। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 23, द नंबर ऑफ मेजर लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज्ड इन द इंडियन यूनियन। अब ये क्वेश्चन ज्योग्राफी के ह्यूमन पार्ट से है,
ठीक है, ह्यूमन ज्योग्राफी का पार्ट है। आपको बताना है टोटल ऑफिशियल लैंग्वेजेस कितनी है हमारी। बहुत इजी क्वेश्चन है, बताइए बताइए क्या होगा। ऑल्दो आपको लग रहा होगा कि ये तो पॉलिटी का क्वेश्चन है, लेकिन ये ज्योग्राफी में कैसे आ रहा है, नहीं, लेकिन ये ह्यूमन ज्योग्राफी का एस्पेक्ट हो सकता है, बताइए। ऑलराइट, समझौता समाप्त दोस्तों, इसका सही आंसर होगा बी। 22 लैंग्वेजेस हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 8 शेड्यूल के अंदर। हमारी ये 22 लैंग्वेज ऑफिशियल है, जिसके अंदर हमारी अलग अलग लैंग्वेजेस हैं। संस्कृत है, हिंदी है, पंजाबी है, बंगाली है, सिंधी है, तमिलियन है, तेलुगु है, सब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। 22 ऐसी लैंग्वेजेस हैं, ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 24, द ओल्डेस्ट रॉक्स इन इंडिया आर रिपोर्टेड फ्रॉम, बताइए ओल्डेस्ट रॉक सिस्टम जो है वो कौन सा है। ABCD कॉमेंट कीजिए फटाफट से। बताइए क्या होगा। ऑलराइट, समझौता समाप्त दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ए, धरवार रीजन जो कर्नाटका में है। और यहाँ पे आप देखेंगे जो रॉक्स इन इंडिया है उसकी क्लासिफिकेशन अलग अलग टाइप पर है। पहला है देखो आर्कियन रॉक्स, जिसको प्री कैम्ब्रियन रॉक्स कहा जाता है। उसके बाद है पुराना रॉक्स, इसको भी प्री कैम्ब्रियन कहा जाता है। आर्कियन के अंदर मेन जो है वो है धरवार सिस्टम, ठीक है। और यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर जो पुराना रॉक्स के अंदर जो प्री कैम्ब्रियन वाली है वहाँ पर आता है कडप्पा सिस्टम और विंध्या सिस्टम। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे फिर एक टर्शरी सिस्टम है जो हमारा हिमालयस वाला एरिया है। उसके बाद कार्बोनिफेरस है, यहाँ पर आपको कोल देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आप गोंडवाना सिस्टम देखेंगे। तो ये सारे रॉक सिस्टम है हमारे इंडिया में, जैसे भाई आर्कियन हो गया, फिर पुराना हो गया, द्रविडियन रॉक्स हो गया, या आर्यन रॉक सिस्टम हो गया। उसके बाद ये फिर सब डिवाइडेड है। आर्कियन जो डिवाइडेड है वो है नाइस और सिस्ट में और धरवार सिस्टम में। उसके अलावा पुराना रॉक सिस्टम जो है वो कडप्पा और विद्या के अंदर डिवाइड है। उसके बाद द्रविडियन जो है वो कार्बोनिफेरस रॉक्स के अंदर है। और उसके बाद जो ये आर्यन रॉक्स है उसके अंदर जुरासिक सिस्टम है, गोंडवाना है, डेक्कन ट्रैप्स है और टर्शरी है। यहाँ पे मैं आपको दिखा भी सकता हूँ, देखो टर्शरी जो है वो हमारा है जो फोल्डेड माउंटेन से बने हुए हैं। तो ये पूरा जो हिमालयन रीजन है पूरा यहाँ से लेकर पूरे यहाँ से यहाँ तक ये टर्शरी रॉक सिस्टम है। उसके बाद जो प्री कैम्ब्रियन जिसकी हम बात कर रहे हैं, जैसे धरवार सिस्टम जो है वो आपको देखो ये कर्नाटका में देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद जो गोंडवाना से जो रॉक सिस्टम है, जो ये पिंक कलर का आप देख रहे हैं, देखो ये जो है हमारा गोंडवाना है, यहीं पे आपको देखने को मिलेगा। कोल बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, यहीं पर है रानीगंज, झारिया, बोकारो, यहाँ पे देखने को मिलते हैं। उसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पे इग्नियस सिस्टम है, ये जो पूरा है डेक्कन ट्रैप्स, ये इग्नियस सिस्टम वाला ये जो डेक्कन ट्रैप आप देख रहे हैं ये यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग रॉक्स के एजेस पे डिपेंडेंट है। कुछ जो है देखो ये प्री कैम्ब्रियन रॉक्स हैं, ड्रेविडियन रॉक जो है वो पैलियोजोइक एरा की है, पैलियोजोइक एरा की। उसके बाद ये आर्यन रॉक्स हैं, तो ये जियोलॉजिकली रीसेंट है, यानी कि ये सीनोजोइक एरा की है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं, ऑल्दो बिल्कुल डेप्थ में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी आपको आइडेंटिफाई करने को पूछ सकता है। ऑलराइट, तो अब हम बात करते हैं रिक्वेस्टेड क्वेश्चन के बारे में। रिक्वेस्ट क्वेश्चन जो होगा वो हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 है और ये शुभजीत ने पूछा था। उन्होंने पूछा था कि भाई विच वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर ऑफ पैरेलल्स विथ 1 डिग्री इंटरवल कैन बी ड्रॉन बिटवीन द पोल्स ऑन द ग्लोब, ठीक है। बताइए क्या होगा। ABCD कमेंट कीजिए। हाउ मेनी नंबर ऑफ पैरेलल्स दैट वी कैन ड्रॉ ऑन अ ग्लोब विथ 1 डिग्री ऑफ इंटरवल, बताइए। ऑलराइट, समझौता समाप्त और इसका सही आंसर होगा दोस्तों C 179। जी हाँ, 179 इसका होगा, 180 नहीं होगा, 178 नहीं होगा और 181 तो हो ही नहीं सकता। कहीं जगह ये 181 दे रखा है जो बिल्कुल ही गलत है, ठीक है। अब हम देखते हैं, पहले सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि भाई लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं, थोड़ा बेसिक जान लेते हैं। देखो अर्थ का जो शेप है वो एक स्फेरॉइड शेप है, वो एक ऑब्लेट स्फेरॉइड है और अर्थ के ऊपर कोई भी रेफरेंस पॉइंट नहीं है, कोई भी कॉर्नर नहीं है। इसलिए हमने रेफरेंस पॉइंट जो है वो 2 लिए हैं, एक हमने पोल्स लिए हैं और एक हमने इक्वेटर लिया है, ठीक है। जब हम बात करते हैं इक्वेटर के नॉर्थ एंड साउथ में तो हम लैटिट्यूड्स का यूज करते हैं, ठीक है। जब हम बात करते हैं ईस्ट एंड वेस्ट के बारे में तो हम लॉन्गिट्यूड्स का यूज करते हैं, जो मेरिडियंस का यूज करते हैं। लैटिट्यूड्स को पैरेलल्स कहा जाता है, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स, और लॉन्गिट्यूड्स को मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स कहा जाता है। जो लेटी भी है वो लैटिट्यूड है, जो खड़ी भी है वो लॉन्गिट्यूड है। ये तो आपको क्लियर होना चाहिए। तो जो इक्वेटर वाली जो लैटिट्यूड है वो हमारे 0 डिग्री वाली है, जिसको ग्रेट सर्कल कहा जाता है। ये सबसे लॉन्गेस्ट, सबसे लंबी वाली लैटिट्यूड है। और जैसे जैसे आप इक्वेटर से ऊपर की तरफ जाएंगे ये लैटिट्यूड्स की जो लेंथ है वो कम होती चली जाती है। ये वाला आपको ध्यान रखनी, क्योंकि जो अर्थ का जो शेप है वो एक स्फेयर शेप है, वो स्क्वायर तो है नहीं। इसी वजह से आप देखेंगे जो बिल्कुल सेंटर है वहां पे जो लैटिट्यूड है उसकी लेंथ सबसे ज्यादा है, ठीक है। इसलिए इसको ग्रेट सर्कल कहा जाता है। इक्वेटर जो है ये पूरे अर्थ को 2 हेमिस्फीयर में बांटती है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर। इसी तरह से यहाँ पे आप देखेंगे लॉन्गिट्यूड में हम रेफरेंस पॉइंट मान के चलते हैं, जिसको हम 0 डिग्री कहते हैं या 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड कहते हैं, वो हमारी है
जो ग्रीनविच मेरिडियन है, ठीक है, जो हमारी प्राइम मेरिडियन है, ठीक है, इसकी जो ईस्ट में है वो है ईस्टर्न हेमिस्फीयर, इसके वेस्ट में है वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। तो अगर ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हमें करना हो तो फिर हम मेरिडियन के रेस्पेक्ट में देखते हैं, अगर हमें नॉर्थ साउथ देखना हो तो हम इक्वेटर के रेस्पेक्ट में देखते हैं, ठीक है। यहां तक क्लियर है। अब हम देखते हैं कि लॉन्गिट्यूड कितनी है पूरे अर्थ में लॉन्गिट्यूड 360 है, ठीक है। ये जो मेरिडियन है इससे अगर आप इस तरफ जाओगे तो फिर हमारी है 180, और इससे अगर आप इस तरफ जाओगे तो 180 है, ठीक है। 0 डिग्री मेरिडियन से जो ईस्टवर्ड है 180 मेरिडियंस है, और 0 डिग्री से वेस्टवर्ड जाओगे तो 180 है, तो 180 मिला के 360 मेरिडियंस हैं, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसी तरह से अब हम बात करें अगर इक्वेटर के बारे में, तो इक्वेटर से अगर आप ऊपर जाओगे, ठीक है, तो टू द मैक्स आप जा सकते हो, कितना, टू द मैक्स आप 90 ही जा सकते हो, क्योंकि 90 डिग्री हमारा लास्ट है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है भाई। 90 डिग्री के ऊपर आपने कभी सुना है क्या भाई 91 डिग्री 99 डिग्री, ऐसा तो होता ही नहीं है, यानी कि लास्ट हम जा सकते हैं 90th लैटिट्यूड तक। अब आप इसके बीच में इंटरवल कोई सा ही ले लो, आप 10 डिग्री का ले लो, आप 30 डिग्री का ले लो, 20 डिग्री का ले लो, लेकिन एट दी एंड अगर आप जा रहे हो तो आप 90 तक ही जा सकते हो। तो अगर मैं एक डिग्री से भी बढ़ूं, यानी कि मैं अगर यहां पर एक लैटिट्यूड बनाऊं 1 डिग्री के इंटरवल पे, फिर दूसरे पे 1 डिग्री पे दूसरा बनाऊं, तीसरा बनाऊं, चौथा बनाऊं, पांचवा बनाऊं, अगर मैं लैटिट्यूड ड्रॉन करना शुरू करूं 1 डिग्री के इंटरवल से, तो इक्वेटर के नॉर्थ में बनती है 79 लैटिट्यूड्स और साउथ में बनती है 79 लैटिट्यूड्स। तो 79 मिला के कितना होता है 178। अगर आप इक्वेटर को मिला देंगे साथ में तो टोटल हो जाती है 179 लैटिट्यूड्स। तो इसी तरह से नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में टोटल कितने लैटिट्यूड्स होंगी? ऑब्वियस सी बात है, यहां से 90, यहां से 90, लेकिन हम इक्वेटर का काउंट नहीं करते, तो यहां से होगी वो 89, ठीक है, यहां से 89 और यहां से 89, तो 89 कितना हुआ 178, ठीक है, 89 178, और अगर आपने इक्वेटर को मिला दिया तो फिर वो हो गया 179। आप इक्वेटर को 2 बार काउंट नहीं करेंगे, बहुत सारी जगह मैं देखा हूं वो लोग इक्वेटर को 2 बार काउंट कर रहे हैं। इक्वेटर को काउंट ही मत करो। अब आप 1 डिग्री से ऊपर चलो, 1 डिग्री लैटिट्यूड, 2 डिग्री लैटिट्यूड, 3 डिग्री लैटिट्यूड, 4 डिग्री लैटिट्यूड, आप बनाते जाओगे तो आप जैसे ही नॉर्थ पोल में पूछोगे तो आपके पास 89 लैटिट्यूड होंगे, ठीक है। इसी तरह से यहां से आप नीचे की तरफ जाओगे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, जैसे आप पोल में पहुंचोगे तो आपके पास 89 लैटिट्यूड होंगे, और जैसे ही आप इसको मिला लेते हो तो टोटल आपके पास हो जाते हैं 179। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो 89 यहां पर, 89 यहां पर, ये हुआ 178 प्लस इक्वेटर अगर आप मिला लो तो हो गया आपका 179। तो क्वेश्चन इन्होंने पूछा था कि भाई कितने लैटिट्यूड्स हम बना सकते हैं अगर 1 डिग्री का इंटरवल हो बिटवीन द पोल्स। ये पोल हो गया, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। आपको पता है कि भाई 90 से ज्यादा आप जा ही नहीं सकते, तो भाई यहां पर 89, यहां पर 89 और 20 का एक और एक मान लो तो ये हो गया 179। इसीलिए ये आंसर होगा। बहुत इजी क्वेश्चन था, कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था, लेकिन थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था कि भाई अगर अब नॉर्थ ऑफ इक्वेटर हम जा रहे हैं तो हम 90 से ज्यादा नहीं जा सकते। अब अगर मैं 1 डिग्री से बनाना शुरू करूं तो इक्वेटर को तो मैं काउंट ही नहीं करता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो मैं जाऊंगा 89 तक और उसके बाद पोल आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से मैं नीचे जाऊंगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 89 तक जाऊंगा, फिर पोल आ जाएगा 89 और प्लस 1 तो ये हो गया 179, ठीक है। इसी तरह से अगर आपको 10 डिग्री से बनाना है तो देखो कितना बनता है, ये 10 20 30 30 40 50 90 तक है। तो देखो लैटिट्यूड काउंट करते हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 9 होगी यहाँ पर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे, और इसी तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 यहाँ पर, 9 यहाँ पर, कितना हुआ 9 और 9 18, और ये जो 1 डिग्री काउंट कर लोगे तो 19 हो जाएगी। तो अगर आप 10 डिग्री के अंतराल से लैटिट्यूड बना रहे हो तो नॉर्थ एंड साउथ पोल के बीच में आपके पास कितने होंगे? टोटल 19 लैटिट्यूड होंगे। अगर आप 1 डिग्री के अंतराल से बनाते हो तो नॉर्थ एंड साउथ में आपके पास होंगे 179। कुछ लोग 181 बोलते हैं तो वो इक्वेटर को 2 बार काउंट कर रहे हैं। इक्वेटर को 1 बार ही काउंट करना है। नॉर्थ एंड साउथ पोल के बीच में इक्वेटर 1 बार आता है, 2 बार नहीं आता। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। 1 डिग्री से जाओगे तो भाई टोटल यहां से आपके 89 होंगे, ठीक है, दोनों तरफ नॉर्थ एंड साउथ पे, प्लस इक्वेटर काउंट करोगे तो ये हो जाएगा 179। और अगर 10 पे जाते हो तो 9 यहाँ पर, 9 यहाँ पर, प्लस 1, 9 9 18 और एक 19। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा शुभजीत। ऑलराइट, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। उससे पहले हम बात करते हैं हमारे स्टार परफॉर्मर्स के बारे में। हमने मॉक टेस्ट 1 कंक्लूड किया था, यूजीसी नेट ज्योग्राफी का ऑनलाइन बैच चल रहा है, उसके अंदर हमने रिसेंटली एक मॉक टेस्ट 1 कंक्लूड किया था और उसका मैंने आपको बता दिया था एक एनालिसिस कि भाई कितना स्कोर अभी हुआ है, ठीक है, और ये स्कोर आगे बढ़ेगा क्योंकि सब लोग जो है अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो मैं आपको स्टार परफॉर्मर के बारे में बताता हूँ कौन कौन जो है वो स्टार परफॉर्मर रहे हैं। सबसे पहले टॉप पे है महाश्वेता जिनका स्कोर था 26 आउट ऑफ 30। उसके बाद सेकंड पर है शुभजीत जिनका भी 26 था, लेकिन महाश्वेता ने पहले सबमिट किया है इसलिए शुभजीत सेकंड नंबर पर है। और तीसरे नंबर पर है हमारे अनिमेश जिन्होंने 24 स्कोर किया है। ये तीनों ही स्कोर बहुत अच्छे हैं, 80% जो ऊपर हैं, और ये बहुत अच्छा स्कोर है। और मैं चाहूंगा कि बाकी सारे लोग भी इसी तरह से मेहनत करें। और अगर आप जुड़ना चाहते हैं हमारे ऑनलाइन यूजीसी नेट बैच से तो आप जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दे रखा है गूगल फॉर्म, फिलअप कीजिए। फॉर्म फिलअप करते हैं तो आपके पास कॉल आ जाएगा, नहीं तो आप मुझे फोन कर सकते हैं इस नंबर पर,
ठीक है। इस नंबर पे आप मुझे फोन कर सकते हैं 9462109787 पर, तो आपका रजिस्ट्रेशन तब भी हो जाएगा। फॉर्म भरेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, आपको आपके सारे डिटेल्स मिल जाएंगे और आपको जो है आप एनरोल हो जाएंगे। तो टाइम आ गया है दोस्तों एनरोल होने का, तो एनरोल होइए और पढ़ाई अपनी स्टार्ट कर दीजिए। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। आज का क्वेश्चन लैटिट्यूड से ही मैंने लिया है और क्वेश्चन ये है कि भाई लैटिट्यूड जो है, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड जो है, इन विच डायरेक्शन पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स आर ड्रॉन। जो लैटिट्यूड्स हम बनाते हैं वो किस डायरेक्शन में बनाते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, जो भी आपको दिखता है, वेस्ट टू ईस्ट बनती है या वो ईस्ट टू वेस्ट बनती है या वो रैंडम बनती है या इनमें से कोई भी नहीं। जो पैरेलल्स है उनकी डायरेक्शन क्या होती है, ठीक है, वो ईस्ट वेस्ट होती है, वेस्ट टू ईस्ट होती है या रैंडम होती है या नन ऑफ दिस होती है। इसका आंसर आपको देना है लाइव चैट में नहीं, कमेंट बॉक्स के अंदर सब लोग जवाब देंगे, मैं सबके आंसर देखता हूं और उसके बाद देखेंगे जो सही जवाब दे रहे हैं उनका लीडर बोर्ड यहाँ पर भी बनाया जाएगा, जिस तरह से हमारा मॉक टेस्ट का बनता है। तो इस वीडियो में इतना ही। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है शुभेंद्र नेट ज्योग्राफी, से आप जुड़ सकते हैं। यहाँ पे आपको क्लास पीडीएफ ज्योग्राफी के भी, पेपर 1 के भी मिल जाएंगे और पूरे अपडेट्स आपको मिलेंगे। ये हमारा टेलीग्राम इंटरैक्टिव ग्रुप है, इससे अगर आप जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं। यहाँ पे आपको मुझे मैसेज करना है और आप जुड़ जाएंगे और आप रोज रिडल्स कर पाएंगे और रिस्पॉन्स दे पाएंगे और आपका नाम यहाँ पे शो हो जाएगा दोस्तों। तो इस वीडियो में इतना ही। यूजीसी नेट ज्योग्राफी का बैच स्टार्ट हो गया है, बार बार मैं बोलता हूँ एनरोल हो जाइए, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप बाद में बोलें और बाद में फिर आप एनरोल ना हो पाए, ठीक है। तो बैच चल रहा है, बैच को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, आपको शुरुआत से सारे बैचेस या वीडियोस मिल जाएंगे। इट्स टाइम टू स्टडी, रजिस्टर कर लीजिए। डेमो लेक्चर अगर आप देखना चाहते हैं देख सकते हैं, सारी फैसिलिटीज़ आपकी सहूलियत पे है, इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी है, पेमेंट फैसिलिटी है और ये सारी चीज़ें जो है आपको मिलती हैं लो स्पीड इंटरनेट के साथ। आप पढ़ लेंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, आपको आराम से मजा आएगा पढ़ने में। कभी भी पढ़िए, अभी पढ़िए, सुबह पढ़िए, रात में पढ़िए। मॉक टेस्ट भी इंक्लूड है इसके अंदर, पीडीएफ मटेरियल आपको मिलता है जो लाइफ टाइम आपके साथ रहेगा और कोर्स वैलिडिटी है दिसंबर 2020। तो ये मैंने बता दिया है। मैं चाहूंगा ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े यूजीसी नेट ज्योग्राफी से और ज्योग्राफी की कम्युनिटी बिल्डअप करें। तो इस वीडियो में इतना है दोस्तों, थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और बेल आइकन दबा के रखेंगे इस तरह से, ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिलता रहे। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच। डिस्क्रिप्शन में दे रखा है गूगल फॉर्म, चाहे आप जाके फिलअप कर सकते हैं और आपको कॉल आ जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है शुभेंद्र नेट ज्योग्राफी। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वन। थैंक यू।